वेलकम बैक फ्रेंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ अ ग्रामर सीरीज और आज का हमारा न्यू टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। नाउ यू माइट वंडर कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है, राइट? पार्ट्स ऑफ स्पीच हम अभी तक डिस्कस करते आए, बट फिगर ऑफ स्पीच इज समथिंग वेरी न्यू फॉर अस। और फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करने के लिए देयर इज नो बेटर वे देन टू स्टार्ट विथ एन एग्जांपल। इफ आई से द सेंटेंस द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, तो इसका मीनिंग क्या है? ये जो पेन है दैट इज स्ट्रोंगर, इट हैज मोर स्ट्रेंथ देन अ स्वॉर्ड। तो ये अगर हम लिटरली मीनिंग ले तो दिस सीम्स इम्पॉसिबल दैट हाउ कैन अ पेन बी स्ट्रोंगर देन अ स्वॉर्ड। बट अगर आप implied मीनिंग लो, दैट इज whatever is written with a pen is more powerful than what is done with a sword, then you can understand the real meaning behind this sentence. The pen is mightier than the sword. तो figure of speech का meaning ही यही होता है, that it is a literary or poetic device which is used to draw special attention of the reader. Pen is mightier than the sword. तो एक बार रीड करने से किसी को मीनिंग पता नहीं चलेगा, बट इफ यू पे अटेंशन, आई वांट टू हाईलाइट दैट पेन इज मोर पावरफुल देन अ स्वॉर्ड, देन आई हैव टू यूज अ फिगर ऑफ स्पीच. इट इज टू क्रिएट अ स्पेशल इफेक्ट. और लिटरेचर में स्पेशली इट इज वेरी नेसेसरी टू मेक द रीडर रियलाइज अ बिगर पिक्चर. जब भी हम कुछ बुक्स रीड करते हैं we can visualize more, और वो विजुअलाइजेशन पॉसिबल होता है थ्रू फिगर्स ऑफ स्पीच. तो बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच का इजी मीनिंग क्या होता है? इट इज यूज्ड टू कन्वे अ ग्रेटर मीनिंग ऑफ एन ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन. कोई भी सिंपल सी चीज का अगर आपको इफेक्ट क्रिएट करना है, उसका आपको स्पेशल मीनिंग किसी को समझाना है, देन यू कैन यूज अ फिगर ऑफ स्पीच. I can simply say a pen is more powerful. Pen has, so many things to do anything. But उससे आप लोगों को जो meaning है वो समझ नहीं आएगा. But if I make a comparison that pen is even mightier than the sword, then you might wonder कि ये sentence कैसा है, इसका meaning क्या हो सकता है? तो यही question जो आपके mind में raise होता है, that is the power of figures of speech. And in literature, figures of speech are very, very important, and that is what we are going to do today. Now, figure of speech को हम थोड़े types में divide कर सकते हैं in order to make the understanding easy. First type, based on resemblance. Resemblance का meaning होता है similarity. कोई भी एक चीज़ अगर दूसरी चीज़ से हम compare करते हैं, तो comparison क्यों possible होती है? Because there is some resemblance, there is some similarity between the two things. So based on resemblance, we have 4 figures of speech. That is simile, metaphor, personification and apostrophe. ये हुआ first type, based on resemblance. अभी resemblance के बाद आता है based on contrast. Contrast का meaning होता है opposites. Simple way, we also have figures of speech which are based on the quality of being opposite. जो कुछ लिखा है उसका meaning opposite होता है. तो again we have the following figures of speech which are based on contrast: antithesis, oxymoron, euphemism, lititus, irony and paradox. Moving on, ऐसे भी थोड़े फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं विच आर बेस्ड ऑन एसोसिएशन और सब्स्टिट्यूशन. कोई भी एक चीज़ की क्वालिटी को हम दूसरी कोई चीज़ की क्वालिटी के साथ एसोशिएट करते हैं. इंस्टेड ऑफ सेइंग वन थिंग हम उसकी जगह कुछ सिमिलर थिंग बोलते हैं. सो दोज आर फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन एसोसिएशन और सब्स्टिट्यूशन. एक चीज़ की जगह हम कोई और चीज़ बोलना चाहते हैं. वी हैव मेटोनिमी, सिनेक्डक and transferred epithet. And last category which we have is a figure of speech based on construction or arrangements of words. See, if you pay attention here, we have a few categories.
जो भी सेंटेंस फॉर्मेशन होता है ना, उसके बेसिस पे ये फिगर ऑफ स्पीच का टाइप डिपेंड करता है. वी हैव इंटरोगेशन, एक्सक्लेमेशन, climax and anti-climax, we have tautology and we have hyperbole. तो ये कुल मिला के टोटल वी आर हैविंग अबाउट 19 फिगर ऑफ स्पीच. और इसके बाद एक और कैटेगरी भी होती है विच इज मिसलेनियस कैटेगरी एज आई कैन से. इसमें बेस्ड ऑन साउंड बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच होती है और भी अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच जो इन कैटेगरीज में नहीं आती, उन्हें हम फिफ्थ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. एंड दैट गिव्स अस अ टोटल ऑफ अबाउट 22 to 26 figures of speech which we are going to discuss in detail with examples. Okay? Pehle, this is a brief introduction and I want you guys to note it down. ओके, मूविंग ऑन. अभी हम हर एक टाइप को डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर एक फिगर ऑफ स्पीच जो है उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टाइप ए, दैट इज बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस. रिजेम्बलेंस याद करवा दूं, रिजेम्बलेंस का मीनिंग होता है सिमिलैरिटी. नाउ बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी जो इजीएस्ट फिगर ऑफ स्पीच हमें समझनी है दैट इज सिमिली. सिमिली का मीनिंग होता है सिमिलर. और सिमिलर कैसे दिखाते हैं? यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज. ये दो वर्ड्स यूज करके जब भी आप कोई भी दो चीजों को कंपेयर करते हो, एट दैट टाइम इट बिकम्स अ सिमिली. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रूथ वॉज लाइक अ बैड टेस्ट ऑन हिज टंग. तो यहाँ पे कौन सी दो चीजों को कंपेयर किया है? द ट्रूथ is compared with what? Bad taste. और compare किससे किया है? Using like. तो this is a very common example. Basically the person is trying to say truth जो होता है always कड़वा होता है. Someone cannot easily digest when they are told the truth. That is why the speaker has said the truth was like a bad taste on his tongue. इतना कड़वा होता है जैसे कि कोई bad taste. Second example. Then I knew those tiny voices clear as drops of dew. तो किसे कंपेयर किया है? Tiny voices को कंपेयर किया using with what? Drops of dew. Using as. क्या बोलना चाहता है स्पीकर? ड्रॉप्स ऑफ ड्यू मतलब पानी की जो बूंदे होती है, इट इज वेरी क्लियर, राइट? आप आर पार देख सकते हो. तो द पर्सन इज ट्राइंग टू से कि ये जो टाइनी वॉइसेस थी, भले जो आवाज थी वो इतनी कम थी, बट ही वाज स्टिल एबल टू आइडेंटिफाई कि वो आवाज किसकी थी. व्हाई? बिकॉज दे वर हर्ड एज क्लियर एज ड्रॉप्स ऑफ ड्यू. नाउ थर्ड वन. The bottle rolled off the table like a teardrop. Again, two things are compared. Bottle जैसे roll off होती है वो, and it is compared with a teardrop. जैसे कोई एक tear गिरता है, आंसू की जो बूंद होती है वो कितना easily गिर जाती है, उतना easily bottle जो है वो टेबल से rolled off हो गई, right? फिगर ऑफ स्पीच पहले ही बोला था, सिंपल सी चीज का स्पेशल मीनिंग देने के लिए बढ़ा चढ़ा के उन्हें हम बोलते हैं. द बॉटल वॉज रोल्ड ऑफ द टेबल लाइक अ टीयर ड्रॉप. लास्ट वन. केविन लुक्ड एट द टेस्ट विद अ स्टेट एज ब्लैंक एज हिज नोटबुक. अगेन क्या दिखा है? केविन लुक्ड एट द टेस्ट विद अ स्टेट. स्टेट मतलब जो स्थिति होती है माइंड की, वो कैसे कंपेयर किया? यूजिंग as blank as with what? His notebook. मतलब इसका बेसिक मीनिंग क्या है? केविन ने अपनी नोटबुक में ना तो कुछ लिखा था, उसकी नोटबुक
ब्लैंक थी. दैट इज वाई जब उसने टेस्ट पेपर देखा ही वॉज ब्लैंक. कुछ भी उसे पता नहीं चला. दैट इज वाई देव सेड केविन लुक्ड एट द टेस्ट विद स्टेट एज ब्लैंक एज द नोटबुक. ये बात हुई सिमिली. सिमिली का मीनिंग होता है सिमिलैरिटी, कंपैरिजन यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज. और सिमिली के बाद आता है फ्रेंड्स मेटाफर. मेटाफर का बेसिक मीनिंग होता है इम्प्लाइड सिमिली. इम्प्लाइड का मीनिंग क्या होता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन एनी टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स. इंस्टेड of saying one thing is like another thing, we just say one thing is the other thing. For example, instead of saying the soldier fought bravely, I can simply say the soldier was soldier was like a lion in the battlefield. Like a lion bola to it becomes simile. But instead of using like, I can say the soldier was the lion in the battlefield. तो soldier को lion के साथ मैंने compare भी कर दिया by saying that soldier ही lion था. तो वो हो गया metaphor to say that one thing is the other thing. We have few more examples. The detective listened to her tales with a wooden face. तो अभी किसी का फेस वुडन तो होता नहीं है, राइट? बट वुडन फेस का मीनिंग होता है कंप्लीटली ब्लैंक विदाउट एनी एक्सप्रेशंस. दैट इज व्हाई डिटेक्टिव के फेस को वुडन फेस बोला. एंड सेइंग दैट द फेस वाज वुडन इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर. सेकेंड वन, लाफ्टर इज द म्यूजिक ऑफ द सोल. तो लाफ्टर को म्यूजिक बोला गया. लाफ्टर जो होता है दैट ब्रिंग्स अस पीस एंड हैप्पीनेस, जैसे म्यूजिक हमें देता है. तो दैट इज व्हाई दे सेड लाफ्टर इज द म्यूजिक फॉर द सोल. इंस्टेड ऑफ सेइंग लाफ्टर इज लाइक म्यूजिक, बोल दिया लाफ्टर इज द म्यूजिक. और इसी को हम बोलते हैं मेटाफर. अगेन नेक्स्ट वन, जॉन्स आंसर टू द प्रॉब्लम वाज जस्ट अ बैंडेड एंड नॉट अ सॉल्यूशन. जॉन के आंसर को क्या बोला गया? बैंडेड बोला गया. बैंडेड कब लगाते हैं? जब टेम्पररी सॉल्यूशन हमें चाहिए होता है. इट इज नॉट अ परमानेंट वन. दैट इज व्हाई जॉन्स आंसर वाज जस्ट अ बैंडेड. टेम्पररीली वो फिक्स हो गया बट इट वाज नॉट द राइट आंसर, करेक्ट आंसर फॉर द प्रॉब्लम. इट वाज नॉट द सॉल्यूशन. अगेन जॉन्स आंसर वाज अ बैंडेड इज अ मेटाफर. Next one, words are the weapons with which we wound. Words को क्या बोला गया? Weapon बोला गया. मैंने start off भी क्या किया था? Pen is mightier than a sword. Why pen is mightier? Pen इतनी powerful क्यों होती है? Because उससे जो words लिखे जाते हैं that can easily hurt anyone. किसी की image create भी कर सकते, किसी की image destroy भी कर सकते. That is why words are the weapons with which we wound. Wound करना मतलब किसी को घायल करना. तो words को weapons बोला गया है. That shows that it is a metaphor. Now, fourth one. Blind fools of fate and slaves of circumstance. Life is a fiddle and we all must dance. तो यहाँ पे life को fiddle बोला गया. ये लाइन जो है इट इज टेकन फ्रॉम वर्क ऑफ लिटरेचर. और पोएट जो है वो लोगों से बात कर रहा है. ही सेज दैट हम सब जो है वी आर फूल्स ऑफ फेट. लाइफ में हम कंट्रोल नहीं करते क्या होता है. जो भी होता है वट एवर इज रिटन इन द डेस्टिनी वी हैव टू एक्सेप्ट. दैट इज वाई वो बोलते हैं लाइफ इज अ फिडल. फिडल मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप प्ले करते हो. तो लाइफ जैसे भी प्ले होती है वी ऑल मस्ट डांस. बट ही हैज सेड दैट लाइफ इज अ फिडल. लाइफ को ही फिडल बोल दिया. दैट मीन्स इट्स अ मेटाफर. तो ये फर्स्ट टू फिगर्स ऑफ स्पीच हमने डिस्कस की. दैट इज सिमिली एंड मेटाफर. बोथ आर बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस. कोई भी दो चीज की जो सिमिलर क्वालिटीज होती है उन्हें हम कंपेयर करते हैं.
simile है तो we compare using like or as, metaphor है तो we don't compare using like or as, but indirectly हम बोल देते one thing is the other thing, right? Now note it down in your books. Okay, now moving on to the third figure of speech based on resemblance, that is comparison similarity. We have personification. Personification को समझना बहुत ही easy है. Why? Because we have the word person hidden in the word itself. Person का meaning होता है human being और personification का meaning होता है when we give human qualities, person like qualities to non-living things or inanimate objects, or we can also say abstract notions, मतलब कोई भी concepts होते हैं उन्हें भी जब हम human qualities देते हैं, और poetry में, literature में these things do happen. Poet जो होता है he gives human qualities to any non-living thing. For example, अगर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, then the poet would say the trees are dancing with the wind. तो trees are not dancing, but हवा तेज है उसकी वजह से उनकी movement जो है that is quite frequent. तो उसे ही हम बोलते हैं personification, to give person like qualities, human like qualities. For example, the party died as soon as she left. The party died. Party कभी मर सकती है? Obviously not, right? But party died का meaning क्या होता है? पार्टी में से क्या बोलते हैं, जो चार्म होता है वो चला गया. As soon as she left. Next one, light had conquered darkness. Conquer का meaning होता है to win, to take control of. तो light जो होती है वो कैसे किसी का control ले सकती है? How can light conquer darkness? But जब अंधेरे के बाद उजाला होता है, when the morning comes after the night, we can say that the light had conquered darkness. So again, light को conquer करने की quality दी है, and that is why it is an example of personification. Another one, the sun stretched its golden arms across the plains. Sun को बोला है कि उसके जो golden arms है वो उसने stretch की है. बेसिक मीनिंग जब क्या बोलते हैं सनराइज होती है, व्हेन द सनलाइट स्प्रेड्स एवरीवेयर, तो हम क्या बोलते हैं, द सन हैज स्ट्रेच्ड इट्स गोल्डन आर्म्स. गोल्डन आर्म्स मतलब सनलाइट, सन के जो रेज होते हैं वो. नेक्स्ट वन, मोस्ट पियानोज हैव प्रीटी गुड मैनर्स बट स्टीफन कैन मेक देम साउंड रूड. पियानो जो होता है इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. नाउ उनके कभी मैनर्स हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट. तो प्रिटी गुड मैनर्स का मीनिंग क्या होता है? पियानो का जो साउंड होता है वो बहुत स्वीट होता है, प्लेजेंट होता है. बट जब भी स्टीफन पियानो बजाता है, he plays it so badly that even the pianos can sound rude. So again this is an example of personification. Pianos are given the quality to have manners, और manners सिर्फ human beings को सकते हैं. Okay, last one, Mumbai. It is called the city that never sleeps. तो never sleeps, कभी कोई city थोड़ी ना सो सकता है. But we are not really talking about city, we are talking about the people, that some or the other work is always going on, the city is always full of life, always alive. तो ये सारी चीज़ें जब हम बोलते हैं तो in literal meaning we are basically using personification to give person like qualities. Mumbai is given the quality of not being able to sleep and be always alive and full of life. ये होता है personification. Now moving on, personification में क्या था?
हम ह्यूमन क्वालिटीज देते थे नॉन लिविंग थिंग्स को, बट पोएट्री में, लिटरेचर में कई बार क्या होता है, पोएट जो होता है ही डायरेक्टली टॉक्स टू नॉन लिविंग थिंग। ये इन रियलिटी इम्पॉसिबल है, but in literature these things do happen. That is why it is very very important to identify them, and that is where apostrophe comes into the picture. Apostrophe का meaning होता है the non-living objects and the abstract ideas, they are addressed directly. Addressed directly का meaning होता है poet जो है he is talking to the non-living objects or ideas. For example बचपन में एक पोएम आती थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो जो पोएट है वो डायरेक्टली स्टार्स से बात करते हैं, दैट हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। वो स्टार से डायरेक्टली बातें करता है, दैट मीन्स दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द होल पोएम इज एन एग्जांपल ऑफ apostrophe when the poet he addresses non-living objects. Second one, oh death have you no pity। तो पोएट जो है वो डेथ से इतना अपसेट है, ही इज एंग्री, सो वो डायरेक्टली बोलता है दैट डू यू हैव नो पिटी, आप में कुछ दया नहीं है। बट इन रियलिटी आप कभी डेथ से बात नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज ओनली एन आइडिया, इट इज ओनली अ कॉन्सेप्ट। सो अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ apostrophe because the poet is addressing an abstract idea. Again another example, oh liberty what crimes have been committed in thy name। लिबर्टी का मीनिंग होता है फ्रीडम, तो फ्रीडम भी एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है। यू कैन नॉट रियली टॉक टू एन आइडिया, अ कॉन्सेप्ट, बट द पोएट इज एड्रेसिंग एन आइडिया टू मेक एन इफेक्ट। लिबर्टी से बातें करता है मीन्स मेनी पीपल हैव मिसयूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम फॉर देयर advantage. That is why poet says, oh liberty what crimes have been committed in thy name। अभी लास्ट जो एग्जाम्पल है that is from a very famous play Macbeth। Macbeth जो है it is a play by Shakespeare, well known author, very well known playwright, and उन्होंने ये Macbeth लिखा था। और ये जो एग्जाम्पल है थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस। अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एपोस्ट्रोफी इन लिटरेचर। उसमें मैकबेथ जो मेन कैरेक्टर है वो अपने ही पेरेंट्स से ही इज रियली एंग्री बिकॉज उसके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ एंड ही इज ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग रिवेंज। मैकबेथ जो सो एंग्री दैट ही वांट्स टू टेक रिवेंज एंड दैट इज व्हाई ही स्टार्ट्स टॉकिंग टू हिज डैगर। डैगर मतलब नाइफ जो होता है उससे वो बात करता है एंड ही सेज दिस, इज दिस अ डैगर व्हिच आई सी बिफोर मी, द हैंडल टुवर्ड माय हैंड, एंड देन ही सेज टू द डैगर कम लेट मी क्लच दी। दी का मीनिंग यू, आई हैव दी नॉट, तुम मेरे पास नहीं हो, एंड येट आई सी दी स्टिल। सो मैकबेथ जो है अपने रेज में, अपने एंगर में इतना आगे बढ़ चुका है दैट ही इज एक्चुअली टॉकिंग टू अ डैगर, और वो डैगर को इमेजिन करके बोलता है दैट तुम मेरे पास आ जाओ, इन रियलिटी तुम मेरे पास नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हें देख रहा हूँ एंड आई वॉन्ट टू यूज यू। ही इज टॉकिंग टू अ डैगर, और डैगर इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, इन रियलिटी यू कैन नॉट टॉक टू इट। बट पोएटिक इफेक्ट लिटरेचर में ऐसे डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल देम फिगर्स ऑफ स्पीच, एंड दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एपोस्ट्रोफी इन लिटरेचर। राइट? क्लियर? ओके, सी personification means giving human qualities to non-living things, but apostrophe जो है that is directly talking to non-living things, that is a basic difference। ये हुई figures of speech based on resemblance, based on similarity, right? And that is all for this topic.